Hello, good evening everyone. This is Sonia Kaushik and I hope you all are doing well in your studies. So my dear students, today we will do life process chapter in one short video. In this video I will going to explain you the important topics of this chapter life process. Right? Important topics को हम हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम के लिए आपको ये चैप्टर कैसे प्रिपेयर करना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. स्टार्ट करते हैं. सो लाइफ प्रोसेस दैट इज़ चैप्टर नंबर 6 ऑफ अवर साइंस एंड इंक्लूडेड इन बायोलॉजी. सो व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही पता लग रहा है लाइफ को चलाने के लिए जो भी प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है आपको पता है, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन. सो वट एवर प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस दैट आर इंक्लूडेड इन लाइफ प्रोसेस. ठीक है, ज़िंदगी को चलाने के लिए जितनी भी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है दैट विल कम अंडर द प्रोसेसेस कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. ठीक है, चलिए. तो अभी आप सबको पता है कि इफ़ वी टॉक अबाउट वायरस की बात करें, सो इट डजेंट हैव इट्स ओन मशीनरी, इट सर्वाइव इन लिविंग सेल ओनली. ठीक है, वायरस हमेशा लिविंग सेल्स में ही सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो माइक्रोब्स में हम वायरसेस को ए सेलुलर स्ट्रक्चर मानते हैं. चलिए, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सभी तरह की फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है दैट आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. ठीक है, कभी भी डेफिनेशन नहीं आएगी कि लाइफ प्रोसेस क्या है, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस. नाउ लाइफ प्रोसेसेस जो भी हैं ये क्यों ज़रूरी है बेटा, आपको पता है. अगर हम डाइजेशन की बात करें तो वहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है चीज़ों का और एनर्जी रिलीज़ होगी. ठीक है, रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज़ होगी. सो अच्छा, एक्सक्रीशन से वेस्ट बाहर जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा चीज़ों का. ठीक है, वट एवर फूड वी आर टेकिंग इन, वट एवर इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उससे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलेंगे. ठीक है, तो ये सभी टर्म्स का आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. वट एवर द प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भाई दो ही चीज़ें हो रही है, या तो कम्प्लेक्स चीज़ें सिंपल में चेंज हो रही है या फिर सिंपल चीज़ें कॉम्प्लेक्स में चेंज हो रही है. तो कम्प्लेक्स टू सिंपल आपको पता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैटाबॉलिज्म. ठीक है, इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म या फिर कैटाबॉलिक रिएक्शन. और सिंपल से कम्प्लेक्स बनती है तो इसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म. ठीक है, एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म में जैसे आप एग्जांपल देखिए, डाइजेशन में क्या होता है, कम्प्लेक्स चीज़ों से सिंपल बनती है. और प्लांट्स का एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सिंपल चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है. तो इन चीज़ों से रॉ मटेरियल से हमारा कम्प्लेक्स मटेरियल बन के रेडी हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. सो यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल एज वेल. तो दीज टू प्रोसेसेस कंबाइन टू फॉर्म metabolic reactions or metabolism. So metabolic reaction is a very important feature that is present in living organism. ठीक है, जो लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करता है. तो ओवरऑल वट एवर द प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें दो ही चीज़ें होंगी, या तो कम्प्लेक्स से सिंपल बन रही है या सिंपल से कम्प्लेक्स बन रही है. ठीक है ना, तो उसको हम कहेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शंस. तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लिविंग और नॉन लिविंग को सेपरेट कर रही है. ठीक है, चलिए. सो कुछ बेसिक से क्वेश्चन है डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप रीड आउट कर लीजिएगा. कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं मैंने आपको बता दिए, क्या उसका समरी है, क्या कंक्लूजन है. क्वेश्चन 1 देखिए, वाई इज डिफ्यूज़न इनसफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन मल्टी सेलुलर. बेटा देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा है या बैक्टीरिया हैं, उनमें डिफ्यूज़न से ही सारी चीज़ें उनकी बॉडी में पॉसिबल है, वेदर इट इज़ यू कैन से एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस, कुछ भी सेल से बाहर जाना अंदर जाना विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वो चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं. लेकिन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हैं. ठीक है, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि डिफ्यूज़न से ही सारी चीज़ें हो जाए. तो वहाँ यू कैन से कि फॉर एवरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं, स्पेसिफिक प्रोसेसेस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव और नॉट. तो बेटा आपको पता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही, रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो अपनी प्रोजेनी को आगे इंक्रीज़ कर रहा है या नहीं हो रहा है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. बाकी चीज़ें ग्रोथ अगर आप कहें या बाकी चीज़ों की बात करें, मेटाबॉलिक रिएक्शन है,
या फिर हम बात करें साइज़ का, किसी भी फॉर्म में इंक्रीज़ होना, तो ग्रोथ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है ही है, लेकिन रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म सबसे इम्पॉर्टेंट है, कॉन्शियसनेस, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाय एन ऑर्गेनिज्म। सो आउटसाइड रॉ मटेरियल्स क्या यूज़ करता है भाई, कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट है, प्लांट अपना फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यूज़ कर रहा है, तो ये रॉ मटेरियल्स हो गए, ठीक है। वट एवर मटेरियल्स ऑर्गेनिज्म इज़ यूज टू फॉर्मिंग बायोमोलिक्यूल्स, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारे हम जो भी न्यूट्रिएंट्स बाहर से लेते हैं उनसे मिलता है, और इन्हीं से मिलके हमारी सेल्स बनती है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑर्गेनिज्म। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बायोमोलिक्यूल्स बनने के लिए, ठीक है। व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या ज़रूरी है भाई, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन ज़रूरी हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन ज़रूरी है, या आप इनको कहें लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, और वो कोई एक प्रोसेस नहीं है, दैट इंक्लूड डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। वन बाय वन हम उन प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, वट एवर फूड वी आर टेकिंग इन, वी आर हैविंग सम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम, वी आर यूटिलाइजिंग सम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम, लाइक कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड है तो उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलते हैं, कुछ से फैट मिलते हैं, तो वट एवर वी आर टेकिंग सम न्यूट्रिएंट्स आउट ऑफ दैम, ठीक है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑर्गेनिज्म फूड कैसे लेता है। अब अगर ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है, इफ द ऑर्गेनिज्म इज प्रिपेयरिंग इट्स ऑन फूड, सिंथेसाइजिंग इट्स ऑन फूड, दैट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, right? Like in case of plants can prepare their food with the help of photosynthesis. So this type of nutrition is called autotrophic nutrition. Some bacteria are also there, they can also prepare their food with the help of photosynthesis, so उसको भी हम autotrophic nutrition कहेंगे. But if the organism is dependent on any other organism, अगर ऑर्गेनिज्म किसी और के ऊपर डिपेंड है तो उसको हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे. You can see how plants prepare their own food. This is the reaction of photosynthesis, and you know what are the raw materials for photosynthesis, that is carbon dioxide, water, ठीक है. Chlorophyll is the green pigment utilized to capture light, then sunlight, and ultimately they form glucose, oxygen as a byproduct, okay. And glucose they use as an energy source. They can store it in the form of starch, ठीक है ना. माइलोप्लास्ट सेल के अंदर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस. और आपको पता है व्हाट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है. फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है भाई, क्लोरोप्लास्ट, CHLORO, क्लोरोप्लास्ट के अंदर. दैट इज़ अ ग्रीन प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट उसका एक टाइप है. क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ प्लांट सेल, किचन भी बोलते हैं. यू कैन ईजिली सी कि फोटोसिंथेसिस हुई है या नहीं हुई है. सो दिस इज़ एन एक्टिविटी टू शो कि अगर आप आयोडीन के साथ रिएक्शन करा के देखते हैं, ठीक है, अगर लीफ में फोटोसिंथेसिस हुई है तो आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर आएगा. कैसा कलर आएगा, ब्लू एंड ब्लैक कलर. इट कन्फर्म्स कि वहाँ पे स्टार्च फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन स्टोर हुआ है स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है. वो तभी होगा अगर फोटोसिंथेसिस हुई है. अगर नहीं हुआ है सो स्टार्च टेस्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा. नेक्स्ट बेटा, एज यू नो वी आर टेकिंग या वी आर एक्सचेंजिंग गैस विद द हेल्प ऑफ आवर नोज़, ठीक है. नोज़ हमारी हेल्प करता है कि ब्रीदिंग के लिए, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, ठीक है. सिमिलरली प्लांट्स में तो नोज़ नहीं है. सो प्लांट्स हैव सम पोर्स एट द लोअर सरफेस ऑफ देयर लीफ दैट आर कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है. इनको स्टोमेटा बोलते हैं. अब ये दिस इज़ द स्टोमेटल पोर, ये बीच में स्टोमेटल पोर है. आप देखिए इस डायग्राम में स्टोमेटल पोर ओपन है, इसमें क्लोज है. कौन रिस्पॉन्सिबल है, गार्ड सेल्स. So guard cells are kidney shaped cells that helps in opening and closing of stomatal pore. And ये जो साइड्स में आप सेल देख रहे हैं बेटा, ये सब्सिडरी सेल्स है, या आप उसके बाहर आप बात करें तो एपिडर्मल सेल्स हैं. सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा दे कैन आस्क इन एग्जाम कि व्हाट इज स्टोमेटा, ठीक है. दिस इज इंपॉर्टेंट, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है एंड दे कैन आस्क डेफिनेशन एज वेल. सो very important, opening and closing of guard cells is responsible for opening and closing of stomatal pore. And what is stomata? Stomata are the tiny pores. Stomata are the tiny pores present on the lower surface of the leaves, ठीक है. This is about stomata, very important, and they helps in exchange of gases. गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रहे हैं क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं. तो स्टोमेटा उसमें हेल्प करता है. ऑलराइट,
और स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपीरेशन, जैसे जब हमें गर्मी लगती है तो आवर बॉडी हैव स्वेटिंग, तो पसीना आता है, लेकिन प्लांट्स में तो क्या होता है, वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। सो स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन वाटर लॉस में भी हेल्प करता है, एंड इट हेल्प्स इन कूलिंग ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो उनमें स्वेटिंग नहीं होती तो उनमें कूलिंग होती है। इस एक्टिविटी में दिखा रखा बेटा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाँ जी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे दिखा रहा है कि इफ़ अ प्लांट कि यहाँ पे किस तरीके से जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विल हेल्प्स टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लांट्स का अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है जार के अंदर और हमने उसको कवर कर दिया, ठीक है, कवर कर दिया, तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड था दैट इज़ टेकन बाय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में एब्जॉर्ब हो गया वो। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड फूड प्रिपेयर करने के लिए नहीं मिल पाएगा। सो वी विल नॉट हैव स्टार्च इन दैट प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, द ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज हम इसमें देख सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कंप्लीट फूड अंदर लेते हैं, लाइक इन अमीबा कैन टेक कंप्लीट फूड पार्टिकल इनसाइड, सो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन विल बी कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। Holozoic nutrition is a type of nutrition in which complete food particle is taken in with the help of these finger-like structure that are called pseudopodia, और pseudopodia को हम क्या और बोलते हैं, false feet भी बोलते हैं। This is also called false feet, right? चलिए उसके बाद बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में तो आपको पता है भाई प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, ध्यान से देखिए। सो इफ़ समवन आस्क कि डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, तो डाइजेशन स्टार्ट इन बक्कल कैविटी। कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन, बक्कल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बक्कल कैविटी के अंदर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बक्कल कैविटी में, स्लाइवरी अमाइलेज होता है, दैट हेल्प्स इन 30% स्टार्ट डाइजेशन। 30% स्टार्ट डाइजेशन वहीं पे हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए उसके बाद तो स्टार्ट हो गया बक्कल कैविटी के अंदर। उसके बाद हम बात करें ईसोफेगस में फूड आ जाता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। तो फूड जब मूव करेगा, दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इन फूड पाइप दैट इज़ कॉल्ड पेरिस्टालसिस, PERISTALSIS, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, पेरिस्टालसिस उसको बोलते हैं। नेक्स्ट फूड स्टमक के अंदर आ गया, देन यू नो इन स्टमक द फूड विल मीट HCl। स्टमक के अंदर क्या होगा भाई, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो बेटा यहाँ पे जो फूड को सॉफ्ट करने में हेल्प करेगा, और कुछ एंजाइम्स हैं जैसे पेप्सिनोजन है, तो उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट उसको देगा, जो उसको एक्टिवेट करेगा पेप्सिनोजन को पेप्सिन में या प्रोरेनिन को रेनिन में। सो यहाँ पे HCl विल हेल्प इन मैकेनिकल डाइजेशन। तो स्टमक के अंदर क्या होगा बेटा, यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, स्टमक में मैकेनिकल डाइजेशन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लीवर हेयर। लीवर का क्या काम है, इट विल सिक्रीट बाइल जूस दैट विल स्टोर इन गॉल ब्लैडर। एंड बाइल जूस का क्या काम है भाई, बाइल जूस वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ जाता है। क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आता है नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन बाइल जूस। तो बाइल जूस में भाई कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, कोई एंजाइम बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट नहीं है। सो हाउ इट हेल्प्स इन यू कैन से हाउ इट हेल्प्स इन डाइजेशन। तो ये डाइजेशन में हेल्प कैसे करता है, तो बाइल जूस होता है एल्केलाइन। बाइल जूस का तो कैसा होता है, एल्केलाइन होता है, बेसिक होता है। सो इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करता है, इमल्सिफिकेशन। इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, फैट की इमल्सिफिकेशन उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करता है, दैट इज इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय लैक्टील्स। लैक्टील्स आर प्रेजेंट इन द बेस ऑफ माइक्रोविलाई। और माइक्रोविलाई आपको पता है, माइक्रोविलाई क्या होता है, हमारी
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो ये क्या है, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या काम करेंगे भाई, इंक्रीजेज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे। कौन इंक्रीज कर देगा, माइक्रोविलाई। कहाँ प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड माय डियर स्टूडेंट, नोट इट डाउन दैट स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ केमिकल डाइजेशन। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन स्टमक एंड साइट ऑफ केमिकल डाइजेशन, एंड कंप्लीट भी यही होता है डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन साइट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, पैनक्रियाज की बात करें बेटा, इट इज़ अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। यहाँ से हार्मोन भी सिक्रेट होते हैं। कौन से, इंसुलिन जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ग्लूकेगॉन जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को राइज करता है अगर कम हो जाए तो ये हार्मोन्स भी सिक्रेट होते हैं। कहाँ से, पैनक्रियाज से। और यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस भी सिक्रेट होता है, पैनक्रियाटिक जूस। तो मैंने आपको बताया था 30% स्टार्च डाइजेशन हो गया कहाँ पर, बक्कल कैविटी के अंदर। तो बेटा ये पैनक्रियाटिक जूस में पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है दैट हेल्प्स इन 70% ऑफ स्टार्च डाइजेशन। 70% स्टार्च डाइजेशन यहाँ पे होगा। और ठीक है, बाइल जूस भी यहाँ पे आ जाएगा, ड्यूडेनम में एंटर कर जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है स्टमक के जस्ट बाद, इसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं, ड्यूडेनम। ठीक है, तो बाइल जूस यहाँ से एंटर कर जाएगा। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस भी आ जाएगा। एंड कलेक्टिवली जो भी जूसेस प्रेजेंट होंगे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, उन सबको हम कह सकते हैं सक्कस एंट्रिकस। सक्कस एंटेरिकस, दिस इज द कलेक्टिव टर्म यूज फॉर ऑल द डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन अवर स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद मैक्सिमम चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाएंगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं। देन वेस्ट कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। एंड अल्टीमेटली इट विल रिमूव विद द हेल्प ऑफ एनएस। ठीक है, सो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है भाई, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा, सलाइवरी अमाइलेज। लाइसोजाइम भी होता है दैट किल्स हार्मफुल माइक्रोब्स, that is secretory enzyme present in our saliva, tears, mucus and all. Then gastric juice is secreted in stomach. What is the function of HCl? What is the function of bile juice? What is the function of liver? Liver बेटा bile juice के साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। bile juice secrete करता है जो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। और क्या काम करता है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, पैनक्रियाज का आपको पता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि एक्सोक्राइन वाला पार्ट इसमें पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा, एंडोक्राइन वाला पार्ट इसमें क्या करेगा, एंडोक्राइन का पार्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया हार्मोन सिक्रेट करेगा, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अपेंडिक्स इज यू कैन से स्ट्रक्चर दैट इज क्लोज्ड वन एंड दैट इज रिगार्डेड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन इसको बोलते हैं। ठीक है, कि अगर यहाँ पे कुछ भी सब्सटेंस अंदर एंटर कर गया, वेस्ट सब्सटेंस दैट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन, सो इट विल नॉट मूव आउट, बाहर नहीं आ पाएगा। सो फिर हमें अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो जाती है एंड दैट इज़ सर्जिकली वी हैव टू रिमूव दैट अपेंडिक्स। तो पहले मानते थे कि अपेंडिक्स को रिमूव करना इज़ नॉट यू कैन से एनी डजंट कोज एनी हार्म टू द पेशेंट बॉडी बिकॉज की वेस्टिजियल ऑर्गन है। बट नाउ research is going on that it may be a lymphoidal organ that somewhere helps in immunity of the organism or the person, right? So let's see कि whenever it comes in books, लेकिन अभी रिसर्च चल रही है कि वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। तो हमने बात की थी स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है जो कि HCl भी सिक्रेट करती है, कुछ ऑक्जेंटिक सेल्स होती है। और गैस्ट्रिक जूस के अलावा बेटा यहाँ पे पेप्सिन रिलीज होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है पेप्सिनोजन, बट एसिडिक कंडीशंस में इट विल बिकम एक्टिव पेप्सिन। और रेनिन इन्फेंट्स में रेनिन भी होता है दैट इज़ ऑल्सो रिलीज इन प्रोरेनिन फॉर्म। और प्रोरेनिन से रेनिन में कन्वर्ट करने में कौन हेल्प करता है, दिस एसिडिक पीएच। ठीक है, चलिए उसके बाद और बेटा जब स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है तो स्पिंचर मसल है जो कि कंट्रोल करती है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ जाता है कि वाई हर्बीवोर्स हैव लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। तो बेटा हर्बीवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी इसलिए होती है बिकॉज दे हैव टू डाइजेस्ट प्लांट मटेरियल दैट इंक्लूड सेलुलोज। प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। दैट्स वाई हर्बीवोर्स हैव लॉन्ग इंटेस्टाइन एज़ कम्पेयर टू कार्निवोर। कार्निवोर्स को तो ग्रास नहीं खाना ना,
सो दे डजंट नीड अ लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है 1-2 मार्क्स के लिए। देन आपको मैंने बता दिया व्हाट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, तो दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। और कैसा डाइजेशन वहाँ पे होता है बेटा, कंप्लीट डाइजेशन होता है, केमिकल डाइजेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टमक, और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब फूड हमारा सलाइवा के साथ मिक्स होता है बेटा तो उसको हम बोलस बोलते हैं, और जब हमारा फूड गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है स्टमक में आके तो उसको हम बोलेंगे काइम। और लार्ज इंटेस्टाइन में जब वो वेस्ट फॉर्म में हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं काइल। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बोलस, काइम, काइम, ये क्या है। चलिए, तो बाइल जूस का फंक्शन भी आपको पता लग गया। बाइल जूस में कुछ साल्ट्स भी होते हैं, बाइलिरुबिन, बाइलिवेडन, और अगर वो समय पर हमारा लीवर उनको मतलब चीज़ों को डिटॉक्सिफाई ना करे तो हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम भी कई बार हो जाती है, जिससे बाइल पिगमेंट्स हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। स्किन और आइज़ का कलर रेड येलो हो जाता है। अगर आपने देखा हो जॉन्डिस, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पीलिया भी उसको हिंदी में बोलते हैं ना, येलो स्किन हो जाती है। पैनक्रियाज का हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी हो गया। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई का हो गया कि दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। डेंटल कैरीज भी आपको पता है मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारे टूथ में क्या है, इनामल, दैट इज़ द शाइनी लेयर दैट इज़ प्रेजेंट ओवर अवर टूथ, ठीक है। टूथ के ऊपर, दांत के ऊपर जो, तो अगर ये इनामल नहीं रहेगी सो वी विल हैव अ सेंसेशन, हमें ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाएगा। एंड तो इसीलिए वो ये है कि बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकना चाहिए, रेगुलरली ब्रश हमें करना चाहिए। तो स्टेप्टोकोकस म्यूटेंस है दैट मे कॉज डेंटल कैरीज। नेक्स्ट सम क्वेश्चंस आर देयर। ऑटोटॉपिक हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है। ऑटोटॉपिक में ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है, खुद प्रिपेयर करता है। हेटरोटॉपिक में इट विल डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ऑटोटॉपिक के बेटा यहाँ पे 2 टाइप हो सकते हैं। फोटो ऑटोटॉपिक जो लाइट की हेल्प से बनाता है, ठीक है ना, फोटो ऑटोटॉपिक। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं लेकिन किसी केमिकल की हेल्प से लेते हैं, दैट इज़ कीमो ऑटोटॉपिक, उसको कीमो ऑटोटॉपिक कहेंगे, ठीक है। जैसे आयरन बैक्टीरिया या सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो कोई और सोर्स यूज़ करे, लाइट को यूज़ नहीं करे। तो ऑटोटॉपिक भी 2 टाइप का हो सकता है, लाइट को यूज़ करे तो फोटो ऑटोटॉपिक, केमिकल को यूज़ करे तो कीमो ऑटोटॉपिक। हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया कई सारे टाइप्स हम कर सकते हैं, ठीक है। हेटरोटॉपिक में देखिए हम हेटरोटॉपिक में पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी कर सकते हैं, जिसमें द ऑर्गेनिज्म विल यूज़ द होस्ट बॉडी एज अ फूड एंड शेल्टर, ठीक है। जैसे कि हेयर लाइस है जो सर में ही रह रही है, वहीं से ब्लड सक कर रही है, या कस्कुटा अमर बेल जो है वो किसी और ट्री पे रह रही है, वहीं से अपना न्यूट्रिशन। और होलोजोइक हमने अभी किया ही है, ठीक है। होलोजोइक हमने किया अमीबा के अंदर। पैरासिटिक मैंने आपको बता दिया। और कौन सा न्यूट्रिशन हो सकता है भाई, और यहाँ पे हो सकता है सैप्रोफाइटिक, या उसको सैप्रोट्रॉफिक भी बोल सकते हैं। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वी कैन सी इन फंजाई। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, द ऑर्गेनिज्म विल टेक फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सड़ी गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है। तो ये टाइप्स भी आप हेटरोटॉपिक में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड उसको एयर से मिल जाएगी, वाटर रूट्स की हेल्प से वो सॉइल से ले लेगा, ठीक है। सनलाइट प्रेजेंट है ही है हमारे एटमॉस्फेयर में, मतलब जब भी सन होगा तो हमें प्लांट, अगर सन के पास है तो बाहर अगर हम रखते हैं तो इट कैन ईजिली गेट सनलाइट, क्लोरोफिल उसके अंदर होती ही है। तो ये चीज़ें हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक। HCl रिलीज होता है बेटा, वो क्या करता है, हमारे फूड को सॉफ्ट बनाता है, और इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर सम एंजाइम दैट एक्टिवेट्स इन एसिडिक पीएच, लाइक पेप्सिनोजन को एक्टिव करने के लिए पेप्सिन फॉर्म में, तो एसिडिक पीएच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या काम है, नाम, डाइजेस्टिव एंजाइम तो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, और अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स का आपको पता है, ठीक है। स्लाइवरिया माइलेज है, पैनक्रियाटिका माइलेज है, दोनों स्टार्च डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। या पेप्सिनोजन है तो पेप्सिन की फॉर्म में वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। प्रोरेनिन है इनफैक्ट्स में तो वो रेनिन के फॉर्म में अगेन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। एसिकाइमोट्रिप्सिन है, दैट इज़ ऑल्सो, वो भी प्रोटीन्स को स्मॉल अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करता है। तो डिफरेंट लाइपेज है, वो लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा या सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया भाई, हाउ इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैंने बताया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम ये देखिए, ये रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन देखिए, डेफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हैं, इजी सी डेफिनेशन। रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म कैन ऑक्सीडाइज द फूड टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। फूड जो भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं दैट इज़ टू ऑक्सीडाइज द एनर्जी, ऑक्सीडाइज द फूड मटेरियल, फूड सब्सटेंसेस टू रिलीज एनर्जी,
ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब ऑक्सीजन यूज़ हो रही है तो एरोबिक है, नहीं हो रही तो एनारोबिक है। ठीक है, चलो। और यहाँ पे क्या दिखा रखा है, इसमें क्या दिखा रखा है कि अगर हम एयर पास करते हैं लाइम वाटर के अंदर तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा भाई, मिल्की हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जो भी एक्सपायरेशन से जो भी एयर दे रहे हैं दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल टर्न मिल्की। ठीक है, और हाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया इन विच ऑक्सीजन इज़ यूज, एनारोबिक इन विच ऑक्सीजन इज़ नॉट यूज। तो ये आप फ्लो चार्ट देख लीजिए एक बार। ग्लूकोज इज़ द मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जिसको हम एनर्जी के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज करने के लिए ग्लाइकोलिसिस होती है, जो कि दैट प्रोसेस अकर इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस का मतलब है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। इट इज़ ए 10 स्टेप प्रोसेस। 10 स्टेप प्रोसेस है बेटा, और कहाँ होती है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। तो लास्ट में प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, पायरुवेट। 3 कार्बन कंपाउंड है तो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाएंगे और कुछ एनर्जी बनेगी, आपको पता है एटीपी के फॉर्म में। लेकिन ईस्ट के अंदर अगर हम बात करें, ईस्ट दैट इज़ अ टाइप ऑफ यूनिसेलुलर फंजाई, तो ईस्ट हैविंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ईस्ट के अंदर। तो क्या प्रोडक्ट्स होंगे, इथेनॉल बनता है वहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए बेटा ईस्ट को हम ब्रीविंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, फ्रूट जूसेस से वाइन एंड बियर बनाने के लिए, अल्कोहलिक ड्रिंक्स के लिए। ठीक है ना, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स हैं। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, आपको पता है क्रेब साइकिल होती है दैट कन्वर्ट्स मैक्सिमम या दैट फॉर्म मैक्सिमम एटीपी। ठीक है ना, तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस तो मेन स्टेप हो गई, दैट इज़ कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक। लेकिन अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन तो वहाँ सेकंड स्टेप क्रेब साइकिल होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है। ये कंप्लीट यू कैन से कंप्लीट रेस्पिरेशन की प्रोसेस हम कहेंगे, जिसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेक डाउन हो गया। ग्लूकोज जब भी कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा बच्चों, इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अच्छा, हमारी मसल्स की बात करें, हमारी मसल्स में तो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, वहाँ तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं है। तो वेन एवर वी डू वाइग्रस एक्सरसाइज, जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वी फील फैटिक, हमें थकावट महसूस होती है, दैट इज़ ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो हमारी मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, वहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, लैक्टिक एसिड। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों यहाँ पे कि व्हाट इज़ द फेट ऑफ लैक्टिक एसिड। तो बेटा बाद में ये लैक्टिक एसिड अगेन कन्वर्टेड इन लीवर में चला जाता है और फिर अगेन ग्लूकोज इसका बन जाता है। ठीक है, तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि और यहाँ से क्वेश्चन आता है अगर व्हाट इज़ द कॉज ऑफ फैटिक व्हेन वी अंडरगो वाइग्रस एक्सरसाइज, सो दैट इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। व्हाट इज़ एटीपी, बेटा जो भी हम फूड ले रहे हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। ठीक है, दिस इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। और कहाँ बनती है बेटा ये, पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा है आप सभी को पता है, क्लास 9 में भी आपने किया है, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो एटीपी, अच्छा एटीपी को ही क्यों एनर्जी करेंसी बोलते हैं, ये भी बहुत बार मैं क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ बेटा। एटीपी के अंदर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट के अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं यहाँ पे। ठीक है, और फॉस्फेट बॉन्ड को हाई एनर्जी बॉन्ड बोलते हैं। जितनी एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड के ब्रेक होने से रिलीज होती है ना बेटा, इतनी किसी के बॉन्ड ब्रेक होने से नहीं होती। नाइट्रोजन, कार्बन, कोई भी बॉन्ड ऐसा नहीं है जिसमें फॉस्फेट जितनी एनर्जी रिलीज हो। तो फॉस्फेट बॉन्ड जब भी होंगे फॉस्फेट के बीच में, तो ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा एटीपी में से एक फॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, तो एटीपी में से एक फॉस्फेट चला गया तो क्या बन जाएगा ये, एडीपी। और एक फॉस्फेट जो रिलीज हो गया इनऑर्गेनिक फॉर्म में रिलीज हो गया। ठीक है ना, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एटीपी। एटीपी एनर्जी करेंसी होती है। प्लांट्स में हमने देख लिया एक्सचेंज किससे होता है, स्टोमेटा से होता है। प्लांट्स में स्टोमेटा होते हैं, पोर्स दैट आर प्रेजेंट इन द लोअर सरफेस। ज़्यादातर प्लांट्स में लोअर सरफेस में होता है, डाइकोट्स में। मोनोकोट्स में बेटा अपर लोअर दोनों सरफेस पे प्रेजेंट हो सकते हैं। चलिए, तो प्लांट्स की आपको पता लगी। एंड और उसके बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने बेटा हमें मिले हैं वो पूरी बॉडी में कहाँ से जाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ब्लड है जो पूरी बॉडी में उसको सर्कुलेट करता है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, फिशेस वगैरह में गिल्स से भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए हमारा नॉस्ट्रल से एयर जाती है, फिर मेन हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन को लंग्स बोलते हैं, जिसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन हम बोल रहे हैं।
ठीक है ना। एंड समटाइम दे आस्क कि अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो दिस इंक्लूड ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं, तो ट्रैकिया में सी शेप रिंग्स लगी हुई हैं, सी शेप कार्टिलेजियस रिंग्स। ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी ट्रैकिया के अंदर, जैसे ट्रैकिया है, एयर ट्यूब है, तो इसके अंदर ऐसे सी शेप रिंग्स क्यों है ये कार्टिल? सो इट हेल्प्स टू प्रिवेंट आवर विंड पाइप फ्रॉम कोलेप्सिंग, ठीक है ना, कि अगर एयर नहीं होगी तो वो तो कोलैप्स हो जाएगी। जैसे बैलून के अंदर एयर नहीं होती तो वो क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। एयर आती है तो इन्फ्लेट हो जाता है। तो ऐसा हमारी विंड पाइप के साथ ना हो, तो स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है सी शेप कार्टिलेजियस रिंग्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है यहाँ से। नेक्स्ट देखिए बेटा, विंड पाइप फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, जिसको हम ब्रोंकियाई बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकियाई, और वो दोनों लंग्स के अंदर एंटर कर रहा है। एंड दिस इज एल्वेलाई स्ट्रक्चर दैट इज द मेन at alveolar surface. This is the main site of gaseous exchange, and this is called structure and function unit. Structural and function unit of lungs किसको बोलते हैं? alveoli को बोलते हैं, ठीक है, structure and function unit of lungs। और किसने लंग्स को कौन प्रिवेंट करता है? कार्टिलेज, ठीक है। तो विंड पाइप को कौन प्रिवेंट कर रहा है? सी शेप कार्टिलेजियस रिंग्स, ठीक है। और लंग्स को किसने प्रिवेंट कर रखा है? रिब केज ने, ठीक है। एल्वेलाई क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लंग्स। वाई स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ? स्मोकिंग हमारे हेल्थ के लिए इंजूरियस क्यों है? क्योंकि इट मे कॉज लंग कैंसर, ठीक है। इससे होता क्या है एक्चुअली, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दैट आर कॉल्ड सीलिया, दैट रिमूव्स जर्म्स, दैट हेल्प्स टू यू कैन से प्रोटेक्ट अवर रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है ना। बट व्हाट हैपन्स, अगर स्मोकिंग करेंगे तो ये सीलिया स्ट्रक्चर जो हैं ये डैमेज हो जाएंगे तो वी विल हैव सीवियर इन्फेक्शन इन एंड दैट कॉज लंग कैंसर ऑल्सो, एंड इन अदर केसेज इट मे कॉज कफ एंड अदर इन्फेक्शंस एज वेल। सो यहाँ से ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है बेटा, मतलब इट नॉट इम्पॉर्टेंट टू मेक दैट रिब केज। सो आप सिंपली एक इस तरीके से विंड पाइप आप कहें या ट्रैकिया कहें, सिंपल सा डायग्राम आप बना सकते हैं। यहाँ पे एक विंड पाइप आपने बना दिया और उसको ब्रोंकियाई के फॉर्म में आप दिखा देंगे यहाँ पे, और ये 2 लंग्स आपने यहाँ दिखा दिए, और यहाँ पे बैलून लाइक स्ट्रक्चर आप दिखा देंगे, दैट इज़ कॉल्ड एल्वेलाई, ठीक है। और एल्वेलाई के सरफेस पे ही एक्सचेंज होता है। तो क्यों एल्वेलाई? वाई एल्वेलाई ओनली? क्योंकि एक तो एल्वेलाई के ऊपर बेटा डेंस सप्लाई ऑफ ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज की काफ़ी अच्छी नेटवर्क होगा दैट हेल्प्स इन ईजी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई के अंदर आ जाएगी, और ब्लड वेसल्स में से ऑक्सीजन एल्वेलाई में से ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगी। और ये बेटा पार्शियल प्रेशर में जो डिफरेंस होता है कि हमारे लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो एल्वेलाई से ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगी? ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाएगी? एल्वेलाई के अंदर। तो एंड एल्वेलाई का थिन सरफेस है, तो डिफ्यूज़न इज़ वेरी इजी, एंड मॉइस्ट भी है वो। क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द एडवांटेज ओवर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म? डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जस्ट वेट, what advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have regard to obtain oxygen for transpiration? बेटा ये पूछे कि एक्वेटिक और अगर हम एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करें, सो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कैसे जो हैं उनके पास क्या एडवांटेज है, क्या उनको बेनिफिट है? तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स बेटा दे हैव टू यूज़ वाटर फ्रॉम ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर दैट इज़ इन डिजॉल्व फॉर्म, एंड जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होंगे दैट कैन टेक एयर, एंड दैट इज़ मोर इजी टू यू कैन से यूटिलाइज ऑक्सीजन फ्रॉम एयर दैट इज़ एक्सचेंज एट द साइट ऑफ एल्वेलाई। सो या डिफ्यूज़न से भी हो, सो डिजॉल्व फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में है, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म? तो बेटा वहाँ पे डिपेंड करता है एरोबिक है या अनारोबिक है, तो दोनों ही तरीके से। बट ये है कि एनारोबिक के अंदर ATP फॉर्मेशन कम होगा, ओनली 2 ATP, और एरोबिक के अंदर 36 to 38 ATP बन सकते हैं। तो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म एरोबिक है या एनारोबिक। रेस्पिरेशन दोनों ही टाइप की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन है भाई, कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, HB,
तो हीमोग्लोबिन व्हेन इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन सो इट विल फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और उसकी हेल्प से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मेनली ट्रांसपोर्ट होता है बेटा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, HCO3 के फॉर्म में। क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड विल रिएक्ट विद वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और ये क्या बना देगा बाइकार्बोनेट। लेकिन यहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा यूज़, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBSE एज वेल एज कॉम्पिटिशन। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड दिस इज कॉल्ड मोस्ट एफिशिएंट एंजाइम, सबसे एफिशिएंट एंजाइम माना जाता है। तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कंबाइन करके बाइकार्बोनेट बना देगा, ठीक है ना। बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है, डिजोल्व फॉर्म में, प्लाज्मा की फॉर्म में भी हो सकता है बेटा, प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व फॉर्म में हो सकता है, या कार्बामिनो हीमोग्लोबिन यानी कि CO2 और Hb मिल के भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बट वो बहुत ही कम होता है। तो मेन फॉर्म कौन सी है, ये कार्बोनिक एसिड। और 6 लाख कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड पर सेकेंड बाय दिस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, क्योंकि ये कन्वर्ट इतनी जल्दी कर देता है। तो मोस्ट एफिशिएंट एंजाइम इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज। तो आपने अभी करा था, वहाँ पे हमारे पास ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या ठीक है, दैट आर कॉल्ड एल्वेलाई। तो एल्वेलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन, मैंने आपको बताया था बेटा, ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम बात करें, ब्लड विल द यू कैन से मेन ट्रांसपोर्टिंग एजेंट जो सभी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वेदर इट इज़ ऑक्सीजन, वेदर इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वेदर इट इज़ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हैं या हॉर्मोन्स हैं, तो सभी तरह की चीज़ों का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है बेटा, ब्लड। सो ब्लड इज़ द मेन ट्रांसपोर्टिंग एजेंट यू कैन से, ठीक है, और दैट फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। और तो हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो मेनली हम 3 कंपोनेंट्स यहाँ डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की हैं, आपको पता है, वेन्स हैं, ठीक है ना, आर्टरीज हैं, और क्या है, कैपिलरीज, ठीक है। तो वेन्स है, आर्टरीज है, कैपिलरीज है। तो अगर हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो फिशेस में 2 चैम्बर है, ठीक है, फिशेस के अंदर 2 चैम्बर हार्ट है, ऑरिकल है, वेंट्रिकल है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल के अंदर 3 चैम्बर है, क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल वैसे तो रेप्टाइल है बट उसके अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ह्यूमन बींग्स के अंदर 4 चैम्बर, ठीक है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। किस के अंदर भाई, बर्ड्स एंड मैमल्स, वी आर इंक्लूडेड इन मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर। और 4 चैम्बर हार्ट इसलिए क्योंकि वी नीड मोर एनर्जी टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, अपनी बॉडी के इंटरनल स्टेट को मेंटेन करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन से ही रेस्पिरेशन होगी, रेस्पिरेशन से ही फूड ऑक्सीडाइज होगा और उसी से ही एनर्जी रिलीज होगी। सो वी नीड दैट मच एफिशिएंट सिस्टम। तो वो 4 चैम्बर हार्ट हमारे पास है। एक इजी सा डायग्राम मैं आपको यहाँ बता रही, देखिए 4 चैम्बर हार्ट है। दिस इज़ राइट ऑरिकल, दिस इज़ राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ध्यान से आप ये डायग्राम देखिएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, ब्लू कलर से शो करते हैं, सबसे पहले पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ जाता है विद द हेल्प ऑफ वेना केवा की हेल्प से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया, राइट ऑरिकल में। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वेल्व लगे हुए हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व है, तो सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में आया था आ गया राइट वेंट्रिकल में। अब उसके बाद अब यहाँ पे कैसा ब्लड है, ये इस साइड में ब्लड कैसा है भाई, डीऑक्सीजनेटेड, कोई ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे है। ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी ब्लड को, ऑक्सीजन मिलेगी लंग्स के अंदर, ठीक है ना, ऑक्सीजन मिलेगी लंग्स के अंदर। थोड़ा डायग्राम दोबारा बना देते हैं। तो लंग्स के अंदर भाई वो क्या करेगा, ब्लड कहाँ जाएगा भाई, लंग्स के अंदर। जस्ट वेट, कलर चेंज कर देते हैं एक बार, कैसे, ग्रीन से चलो सपोज कीजिए ये हमारा हार्ट है, दोबारा से बता देती हूँ, ठीक है ना। 4 चैम्बर है, राइट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज वेंट्रिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ऊपर ऑरिकल्स है, नीचे वेंट्रिकल्स है। चलो, तो पहले मैंने आपको बताया सबसे पहले कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा की हेल्प से राइट ऑरिकल में आ गया, फिर राइट वेंट्रिकल में चला गया, ठीक है। तो उसके बाद
राइट वेंट्रिकल में आने के लिए यहाँ पे ट्राइकस्पिड वेल्व लगा हुआ था। उसके बाद ब्लड कहाँ गया, ब्लड गया लंग्स में। कहाँ चला गया भी, लंग्स में। क्यों गया, एट द साइट ऑफ एल्वेलाई देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ऑक्सीजन कैरी कर लेगा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे दिखाएंगे, हम रेड कलर से दिखा देते हैं। तो सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा भाई, वापस लेफ्ट साइड में, लेफ्ट ऑरिकल में। और यहाँ पे एक पॉइंट नोट करेंगे बेटा, यहाँ पे बाइकस्पिड वेल्व है जिसको हम मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं, मिट्रल वेल्व, ठीक है। लेफ्ट साइड में कैसे, राइट साइड में था ट्राइकस्पिड, यहाँ पे बाइकस्पिड है जिसको मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं, आ जाता है मिट्रल वेल्व पे। उसके बाद ब्लड आ जाएगा राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड देन अल्टीमेटली एओर्टा विल पंप द ब्लड टू द होल बॉडी। तो वेना केवा यहाँ सबसे बड़ी वेन है और एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी है। तो अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा, जब लंग्स में ब्लड गया था तो कौन लेकर गया था, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी में वैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, ये एक्सेप्शन है। ऐसे जब लंग्स से ब्लड आया तो कौन लेकर आया भाई, पल्मोनरी वेन, ये भी एक्सेप्शन है क्योंकि वेन्स में वैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड है। तो बेटा आप देखिए टोटल हमारा ब्लड कितने टाइम्स ब्लड हमारे हार्ट में सर्कुलेट हुआ, तो एक बार राइट साइड में आया, ठीक है ना, एक बार राइट साइड में आया, फिर लंग्स में चला गया, फिर दोबारा लेफ्ट साइड में आया। सो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। एंड डबल सर्कुलेशन अगेन एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है, टू मेंटेन होम्योस्टैसिस, इंटरनल स्टेट को मेंटेन करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, तो इसीलिए डबल सर्कुलेशन। और यहाँ से बेटा डबल सर्कुलेशन का क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स में, ठीक है ना, 3 to 5 मार्क्स में आ सकता है। तो डायग्राम बनेगा इंटरनल स्ट्रक्चर का, ठीक है। ये भी दिखा रखा है कि देखिए लेफ्ट साइड में राइट साइड में आपका कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इसको ब्लू से दिखा रखा है। यहाँ पे कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, तो इसको रेड से दिखा रखा है, ठीक है। चलो, और बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन सबके अंदर अलग अलग है। मैंने आपको बताया फिशेस के अंदर गिल्स हो सकते हैं, तो उसको ब्रांचियल रेस्पिरेशन कहेंगे, नोट कर लीजिए। हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर लंग्स है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जिनमें स्किन से होता है, ठीक है, जैसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, या हम कहें अर्थवॉर्म में जैसे स्किन से रहते तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, तो डिपेंड करता है। अच्छा, इंसेक्ट्स में बात करें, एक और चीज़ आप देख लीजिए बेटा, इंसेक्ट्स में अगर हम बात करें गैसेस एक्सचेंज की, तो इंसेक्ट्स की बॉडी में ना साइड में, जैसे कॉकरोच की बात करें तो साइड में उनमें लेटरल साइड में 10 पेयर्स होल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना लेना, तो दोनों तरफ 10 यानी कि 10 पेयर्स होते हैं बेटा। इनको ये लेटरल होल्स को बोलते हैं स्पायराकल्स, ठीक है, स्पायराकल्स होते हैं। यहाँ से डायरेक्ट एयर अंदर जाती है और अंदर पूरा नेटवर्क है एयर ट्यूब्स का, ठीक है। एयर ट्यूब को हम विंड पाइप को ट्रैकिया भी बोलते हैं, तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। एंड इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, पल्मोनरी नहीं है। बच्चे सोचते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट, लेकिन ट्रैकियल रेस्पिरेशन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है भाई, ठीक है, जो कि किससे होती है, ट्रैकिया, विंड पाइप से या एयर ट्यूब से। तो पूरे इंसेक्ट्स की बॉडी में पूरा, ठीक है। और अगर बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो इनमें ओपन ब्लड स्पेसेस होते हैं इंसेक्ट्स में, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। साइनोसिस मतलब उनमें कोई ब्लड, उनमें ब्लड वेसल्स में नहीं फ्लो करता, ओपन स्पेसेस में फ्लो करता है। एंड दैट ओपन स्पेसेस इन विच ब्लड फ्लोज इन इंसेक्ट दैट कॉल्ड साइनोसिस, ठीक है। और हार्ट भी आपको पता होना चाहिए, हमारा 2 तरह के हार्ट होते हैं बेटा। एक होता है मायोजेनिक, जो सेल्फ कंट्रोल्ड होता है, जैसे कि हमारा हार्ट है, सेल्फ रेगुलेटेड है। और कुछ इंसेक्ट्स वगैरह में या कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट्स में हार्ट इज़ कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, सो दैट इज़ न्यूरोजेनिक हार्ट, तो आपको पता होना चाहिए। एंड यू नो हार्ट की मसल को कार्डियक मसल बोलते हैं, दैट इज़ द टफेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि वो कभी थकती नहीं है। चलिए ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। तो पहले तो एक बात आपको क्लियर कर दे बेटा, व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर दैट इज़ एक्सर्टेड बाय द ब्लड टुवार्ड्स द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। जो ब्लड फ्लो कर रहा है बेटा, वो ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे कितना प्रेशर लगा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। जो भी ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, जो भी ब्लड फ्लो कर रहा है वो कितना प्रेशर लगा रहा है ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे, उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर की हम कैसे इसको, किस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर करते हैं हम, दैट इज़ स्पेगमैनोमीटर, ठीक है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स नॉर्मल रेंज, सो दिस इज़ 120/80 mmHg, ठीक है। Hg इज़ फॉर मर्करी, तो 180। तो ये बेटा ये सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं इसको, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन। आपको पता है कि जब भी हमारे जो चैम्बर्स हैं, हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, जब उसमें ब्लड आता है तो बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं,
और जब ब्लड उनसे जाता है तो वो क्या होता है, रिलैक्स। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वर्ड वहाँ से आ रहे हैं। और ब्लड वेसल्स भी आपको पता है 3 टाइप्स के हैं, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज में प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसको आप इम्प्योर ब्लड भी बोलते हैं। और कैपिलरीज तो बेटा दे हैव अ थिन 1 लेयर और सिंगल सेल लेयर मेम्ब्रेन। तो वो जो हमारे विसरल ऑर्गन है या वाइटल ऑर्गन है वहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है। तो ब्लड वेसल्स आप कर लें 3 टाइप्स की है, आर्टरीज, ठीक है, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। और ब्लड की सेल्स की बात करें, ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो वहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स हैं। तो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, एंड ब्लड प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। क्योंकि ब्लड के अंदर 3 तरह की सेल्स हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड टिश्यू। और क्योंकि ये फ्लो कर सकता है दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फ्लूइड टिश्यू, ठीक है। और कहीं ना कहीं पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू भी हम बोल रहे हैं। और बेटा प्लेटलेट्स सभी का मेन रोल मैं आपको बता देती हूँ। आरबीसी हैव हीमोग्लोबिन ऑन इट्स सरफेस दैट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, स्पेसिफिकली ऑक्सीजन। एंड इफ यू टॉक अबाउट डब्ल्यूबीसी, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इम्यूनिटी ऑफ द because it contains some granulocytic granulocyte that helps in immunity, ठीक है, that helps to encounter पैथोजन एज वेल। प्लेटलेट्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा। प्लेटलेट्स क्या करते हैं बेटा, ब्लड क्लोटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यू सी ब्लड क्लोटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव सीन दैट कि वेन एवर वी हैव अ माइनर कट, तो वो 6 to 10 मिनट्स में वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है अगर माइनर सा कट है, ठीक है। तो वो क्यों हो जाती है, क्योंकि प्लेटलेट्स वहाँ पे क्लोट बना लेते हैं। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट फ्लूइड है बेटा जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, स्पेसिफिकली हम बात करें लिम्फ की, सो दिस इज़ इंक्लूडेड इन लिम्फेटिक सिस्टम। और इसके अंदर बेटा क्या होगा, प्लाज्मा है, प्रोटीन्स है, ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। आरबीसी इसमें नहीं होती है। इट इज़ अ पेल येलो कलर फ्लूइड दैट फ्लोज इन लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड और ये बेटा इसके और नाम क्या है, इसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं। इंट्रासेलुलर नहीं कहेंगे बेटा, सॉरी, इसको हम बोल सकते हैं टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, क्योंकि सेल्स के बाहर प्रेजेंट होता है। और इसको हम मिडल मैन ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, मिडल मैन, ठीक है, ऑफ आवर बॉडी। इट हेल्प्स टू एक्सचेंज मटेरियल्स फ्रॉम बिटवीन ब्लड एंड सेल्स लाइक दैट, एंड इट ऑल्सो हैव डब्ल्यूबीसी। तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी में भी इसका अच्छा खासा रोल है। इसमें आरबीसी नहीं होती बेटा, कलरलेस होता है ये। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन प्लांट्स में क्या है, वेस्कुलर बंडल आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है। कोई हार्ट ब्लड वेसल तो नहीं है, लेकिन वेस्कुलर बंडल है। यहाँ पे जाइलम है, यहाँ पे फ्लोएम है। और आपको पता है बेटा जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर का, ठीक है। जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स, जाइलम हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट का वाटर एंड मिनरल्स, एंड फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ डिजोल्व फूड। फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का, किस फॉर्म में, डिजोल्व फॉर्म में, ठीक है, जिसको ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन वेस्कुलर बंडल कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट प्लांट्स, वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा भाई, जाइलम, ठीक है। जाइलम में 4 टाइप्स की सेल्स होते हैं, आपको पता है। ट्रैकीड्स हैं, ट्रैकीड्स, TRACHEIDS, ट्रैकीड्स हैं, वेसल्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर जिनको पैरेन्काइमा भी बोलते हैं। तो वेसल्स और ट्रैकीड्स प्लेज इंपॉर्टेंट हो। और यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होगा हमेशा रूट्स टू अपर पार्ट, रूट्स टू, ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। और फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट करता है बेटा फूड का, डिजोल्व फूड का, तो उसको हम बाई डायरेक्शन बोलते हैं। फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट करता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। दैट इज़ फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी, या फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स क्योंकि प्लांट्स में लीव्स में फूड बन रहा है तो वो सोर्स है, बाकी अभी अगले पार्ट्स में यूज़ हो रहा है तो उसको सिंक बोलते हैं। चलो बाद में नेक्स्ट करते बेटा, व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज़ द प्रोसेस, ठीक है, ट्रांसपिरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर अकर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स लाइक स्टोमेटा, एंड दैट हेल्प्स इन कूलिंग ऑफ लीव, दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि अगर ऊपर से वाटर लॉस होगा तो नीचे से वाटर और ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। सो ट्रांसपिरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर दैट हेल्प्स इन कूलिंग ऑफ लीव्स,
and that also helps in creating a transpiration pull that pulls water from lower side. ठीक है. नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस मैंने आपको बताया फ्लोएम से होता है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व फूड एंड दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. लास्ट टॉपिक रह गया एक्सक्रीशन, तो फटाफट से देख लीजिए बेटा. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. तो कंपोनेंट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ब्लड है, ब्लड वेसल्स है एंड हार्ट है. ठीक है, फंक्शंस हमने अभी डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट है व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बर्ड्स और मैमल्स में क्यों ज़रूरी है भाई, क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायर है भाई रेस्पिरेशन के लिए और ज़्यादा एनर्जी के लिए, और हमें एनर्जी ज़्यादा क्यों चाहिए मैमल्स को और बर्ड्स को, टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट जिसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट, तो दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है. हाउ आर प्लांट्स एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, तो दैट इज विद द हेल्प ऑफ जाइलम. ठीक है. हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम. नेक्स्ट लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द like button so that I can make other videos, one shot videos for other chapter as well. And if you want to any topic in detail, अगर आप किसी भी topic को चाहते हैं डिटेल में, so comment in the comment box so that I will make a separate video on that also. This is specifically a one shot video for a quick revision for the students who have missed any class in other days. ठीक है, ये उन्हीं के लिए है. So do like and share and subscribe. ठीक है, चलिए एक्सक्रीशन की बात करते हुए, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस metabolic waste from the body, and excretory organs are different. Excretory organs are present, like in our case we have a proper kidneys for that, but in some amoeba like unicellular organism they have contractile vacuole in amoeba, and in platyhelminthes they have flame cells, in earthworm they have nephridia, in insects there is Malpighian tubules. तो वो अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है अभी. सिस्टम सभी इंपॉर्टेंट है. हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर आ सकता है, लंग्स का मैंने अभी आपको जो बताया वो भी डायग्राम आ सकता है. ठीक है, और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑल सिस्टम्स आर इंपॉर्टेंट, इवन एलिमेंट्री कैनाल भी आ सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे हाँ आपको इतना कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अगर आप ये बाहर का बॉडी का स्ट्रक्चर ना बनाए, सिर्फ ये अंदर का जो स्ट्रक्चर है दैट इंक्लूड किडनी. ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आएंगी भाई, किडनी आएंगी, और किडनी से ये जो निकल रही है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर यूरेटर, और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर देन यूरेथ्रा. ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर लें. और रीनल आर्टरी जो प्योर ब्लड लेकर आती है, रीनल वेन जो इम्प्योर ब्लड लेकर जाती है. सो हमारे अगर हम बात करें बेटा व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, सो नेफ्रॉन जो कि किडनी की सेल्स एंड मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट. जैसे हमारे लंग्स के अंदर एल्वेलाई है ना, ऐसे ही हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स हैं. ठीक है, और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप देख लें बच्चों. ठीक है, स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको साथ साथ में बता भी देती हूँ. तो ये किस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले कप लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल. अच्छा, उसके बाद देखिए बोमेन कैप्सूल आपको दिखाई दे रहा है. उसके बाद देखिए बेटा ये यहाँ पे ऐसी थोड़ी सी ये फोल्डिंग है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. और अगर हम देखें, अभी मैंने दूसरे कलर से दिखा दिया, चलो ऑरेंज से दिखा देते हैं. यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का एक डेंस नेटवर्क है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस. क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस. और ये हो गया भाई बोमेन कैप्सूल, ये कप शेप स्ट्रक्चर क्या हो गया, बोमेन कैप्सूल. और इन दोनों को मिला करके बोलते हैं माल्फिजियन ट्यूब्यूल. बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को बोलते हैं माल्फिजियन ट्यूब्यूल. ठीक है, MALPHIGIAN, माल्फिजियन ट्यूब्यूल. तो आपको पता होना चाहिए माल्फिजियन ट्यूब्यूल इज़ अ कलेक्टिव टर्म यूज फॉर बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस. चलिए उसके बाद देखिए बेटा, उसके बाद यही जो इसको मैं किसी और कलर से दिखाती हूँ, एक मिनट रुक जाओ बेटा. चलो अब तो इसी से कंटिन्यू करते हैं. हाँ जी, देखो उसके बाद हमारा आएगा लूप ऑफ हेनले. ये यू शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा, जिनके अंदर ज़्यादा मतलब एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत होती है. वाटर को यूरिन को जैसे हम लोग पानी कम पिया तो हाइपरटोनिक यूरिन होगा, ज़्यादा पिया तो हाइपोटोनिक होगा. तो कंसनट्रेशन कहीं ना कहीं बर्ड्स और मैमल्स के अंदर जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम है ना, उनके अंदर ये लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है. ये यू शेप स्ट्रक्चर जो है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, बाकी छोटा भी हो सकता है. चलो, तो ये यू शेप स्ट्रक्चर होगा लूप ऑफ हेनले.
उसके बाद दोबारा से ये फोल्ड होगी थोड़ी सी, उसको हम कहेंगे DCT। ठीक है, ये था PCT, ये है DCT, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ऊपर क्या है भाई, बॉमैन कैप्सूल की बात करें। और उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, और ब्लड ग्लोमेरुलस क्या करता है, अब ब्लड आ रहा है, ब्लड किस लिए आ रहा है भाई, किडनी के अंदर फिल्टर होने के लिए आ रहा है, सिंपल सी बात है। मैं ग्रीन से दिखा देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, सारा, एक मिनट, ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे आ रही हैं, दैट विल फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम वासा रेक्टा कहेंगे। ठीक है, और लूप ऑफ हेनले को पार्स रेक्टा भी बोलते हैं। तो एक्सचेंज होगा, मटेरियल्स का एक्सचेंज होगा। ठीक है, किस किस के बीच में होगा भाई, ब्लड कैपिलरीज के बीच में और लूप ऑफ हेनले के बीच में। और ठीक है, तो ये होगा, तो चीज़ें जो भी पहले तो एक बार सारी बॉमैन कैप्सूल में सभी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सब फिल्टर हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ग्लूकोज है या जो भी ज़रूरी जो भी चीज़ें हैं वो दोबारा से ब्लड के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी, जो फिल्टर आउट हुई हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी। यहाँ पे प्रोटीन नहीं फिल्टर होते बेटा, क्योंकि प्रोटीन्स को प्रोटीन्स जो है मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर आएगा, तो प्रोटीन्स नहीं होगा, सिर्फ जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे वही यहाँ पे फिल्टर होंगे। तो बॉमैन कैप्सूल के साइड पे सब फिल्टर हो गया, लेकिन ग्लूकोज हाईली थ्रेशोल्ड सब्सटेंस है, तो पूरा 90% 100% वो क्या हो जाता है, दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, बाकी भी चीज़ें यही है, लूप ऑफ हेनले के अंदर चीज़ों का एक्सचेंज होता है जो वेस्ट। अल्टीमेटली जो यूरिन बनता है दैट विल कम्स इन कलेक्टिंग डक्ट। और आप देख लीजिए मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन सेल्स, तो सभी का जो भी आएगा वो फिर यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लेडर्स में जो है। और पूरा दिन में अगर हम बात करें 180 लीटर्स के लगभग हमारा ब्लड फिल्टर होता है, लेकिन यूरिन बनता है 2 to 3 लीटर। उसका यही रीज़न है कि मैक्सिमम जो है वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और यूरिया की बात करें तो बेटा यूरिया 25 to 30 ग्राम्स यूरिया इज़ प्रेजेंट इन द यूरिन दैट इज़ एक्सक्रीटेड आउट पर डे। ठीक है, अगर किडनी ख़राब हो जाए भाई तो ब्लड को फिल्टर कौन करेगा, यूरीमिया हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन ब्लड दैट इज़ यूरीमिया। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो दैट इज ग्लाइकोसूरिया, जो डायबिटीज़ या शुगर के केस में हो सकता है। तो भाई परमानेंट क्योर तो है, किडनी ख़राब होगी तो किडनी ट्रांसप्लांट करा लें। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट में वही है, जो देता है उसको डोनर कहेंगे, जिससे जो किडनी दे रहा है, और जो लेता है उसको रेसिपिएंट कहेंगे। लेकिन वहाँ पे भी अब देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसे ब्लड मैच करने की ज़रूरत होती है, लेकिन जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं वहाँ टिश्यू मैचिंग भी होती है, जिसको MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो परमानेंट क्योर अगर किडनी ख़राब हो जाती है भाई, परमानेंट क्योर तो ट्रांसप्लांट ही है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से अगर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा है तो वहाँ उस केस में पेशेंट की जान बचाना तो ज़रूरी है ना। सो वी कैन यूज़ आर्टिफिशियल किडनी एंड दैट इज़ कॉल्ड हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि पेशेंट के पूरे ब्लड को जो है बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ हीमोडायलाइजर। यहाँ पे सिलोफेन मेम्ब्रेन की ट्यूब्स होती है जो एल्वेलाई की तरह ब्लड को फिल्टर करती हैं। ठीक है, डायलाइजिंग फ्लूइड भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे बॉडी में दोबारा से ब्लड को, जब उसमें से सब चीज़ें फिल्टर आउट हो गई तो उसको दोबारा पेशेंट की बॉडी में। सो इससे क्या होगा, इट इज़ नॉट अ परमानेंट क्योर। आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस परमानेंट क्योर तो नहीं है, लेकिन वही है कि हम पेशेंट की लाइफ टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो एक्सक्रीशन की बात हम प्लांट्स में करें तो देयर इज़ नॉट स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनी नहीं है प्लांट्स के पास या कोई और ऑर्गन नहीं है। ठीक है, तो प्लांट्स में लेकिन अगर आपने देखा हो कि डेड सेल्स उनमें या उनकी बार्क को अगर आप देखें तो दे हैव सम रेजिन्स एंड गम्स, तो वो एक्सीडुएट्स जो होते हैं दैट इज़ समवट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल इन प्लांट्स। ठीक है, ऑर्गन डोनर की हमने बात कर ली अभी। ठीक है, किडनी के अलावा और कौन से ऑर्गन है जो डोनेट हो सकते हैं भाई। ठीक है, दैट इज़ कॉर्निया, और ये तो बहुत ही ईजिली होता है क्योंकि यहाँ पे वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, जस्ट वेट। ठीक है, चलो, और तो यही था भाई। तो इसके अलावा किडनी के अलावा और क्या चीज़ें हैं, लीवर है, पैनक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन, बोन मैरो, ये सब चीज़ों का एक्सचेंज हो सकता है। नेक्स्ट बेटा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम्स इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट है। हीमोडायलिसिस आता है 3 मार्क्स में तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट, डायग्राम सभी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हो गया नेफ्रॉन्स का। ठीक है, और फंक्शंस तो आपको पता ही है। और व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट राइट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, तो मेथड्स आपको पता लग गए कि दे हैव एक्सीडुएट्स लाइक गम्स एंड रेजिन। हाउ इज़ अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड, तो वहाँ पे लूप ऑफ हेनले है, तो हाइपोटोनिक यूरिन उसकी वजह से। ठीक है, ज़्यादा पानी पिया तो हाइपोटोनिक होगा, कम पिया तो हाइपोटोनिक होगा। ठीक है, तो ये है इस चैप्टर में। तो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल एंड एक्सरसाइज आप लोग अब कर पाएंगे। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क मी। सो दिस इज़ स्पेसिफिकली a one shot video for you all
ठीक है, who want to prepare for a exam and want a quick revision of the chapter, so this video will be helpful for you all. So this is all about today. So for more video lectures of any topic, if you want to do that in detail, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दें. I will make another video for that. So and for one short video, if you like this video, one short video, so I will try to make one short video for other chapters as well. ठीक है, तो हम NCERT का ऐसे करेंगे ही, बाकी डिटेल लेक्चर्स तो क्लास 10th और 9th के देखते हैं उसके लिए भी. ठीक है, 11th और 12th का तो डिटेल में चल ही रहा है. आप लोगों के लिए भी अगर नीड होगी तो वो करते हैं, जैसा भी आप सभी का रिस्पॉन्स होगा. तो डायग्राम सभी इम्पोर्टेंट है, फिर से बता रही हूँ. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लाइफ प्रोसेस, वन शॉर्ट वीडियो. गुड बाय एवरीवन.